स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीच स्टडी चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 12 का मैथ स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का एक क्लास कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का जो बेसिक पार्ट होता है, जो 11 का पार्ट होता है, उसका डिस्कशन किए थे। आज से हम लोग क्लास 12 का स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। चलिए आज का सेशन बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं जल्द से जल्द सभी को जुड़ जाए तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग सारे बेसिक जो फंक्शन का है चैप्टर उसका बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग के संबंधों का प्रकार पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग संबंध क्या होता है पढ़ चुके हैं, फंक्शन क्या होता है पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कितने प्रकार के संबंध होते हैं, जो इंपॉर्टेंट संबंध है जिससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उसका डिस्कशन हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो संबंध के प्रकार में सबसे पहले जो आता है वो कौन सा है? रिक्त संबंध। हम लोग रिक्त संबंध के बारे में समझने वाले कि रिक्त संबंध क्या होता है। रिक्त शब्द का मतलब ही होता है खाली। रिक्त मतलब क्या होता है? खाली। तो वैसा रिलेशन जो पूरी तरह से क्या हो? खाली हो, जिसमें कुछ भी नहीं हो, जिसमें एक भी एलिमेंट देखने का आपको नहीं मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं। तो रिक्त संबंध का अगर डिफिनीशन का बात की जाए तो एक बार डिफिनीशन पे हर एक बार गौर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। बात करते हैं समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं रखता है। मतलब एक समुच्चय ए होगा और ए के साथ ही ए का संबंध बताना है। किसके साथ? ए के साथ ही ए का संबंध बताना है। तो कहने का मतलब ये ऐसा है कि ए का कोई भी एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ कोई संबंध अगर नहीं रखता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे रिक्त संबंध को हम लोग दर्शाते हैं, संबंध को हम लोग पता है कि आर से, ये आर क्या बताता है? संबंध को बताता है। यहाँ पे आर जो होता है वो क्या होता है? संबंध। संबंध को हम लोग किससे? तो संबंध बराबर क्या लिखा हुआ है? फाई। फाई मतलब क्या होता है? फाई मतलब होता है रिक्त। रिक्त मतलब कुछ भी नहीं, इसका एलिमेंट जो होगा एक भी नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? फाई। बिलोंग टू मतलब सॉरी उप समुच्चय ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए का जो समुच्चय निकलेगा उसमें एक भी एलिमेंट हमको नहीं दिखेगा रिलेशन का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कैसा संबंध? तो उसको हम लोग कहते हैं ये किस प्रकार का रिक्त संबंध है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लेते हैं अगर ए मेरे पास एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है 2, 3, 5, 6, 7। क्लियर है? ये सारे एलिमेंट यहाँ पे ए का दिया हुआ है। अब हम एक संबंध लिखने चाह रहे हैं। संबंध को दर्शाने का तरीका क्या है? सबसे पहले यहाँ पर क्या दर्शाना है? एक्स को वाई दर्शाना है। ठीक, उसके बाद ये संबंध कैसा है? तो y के साथ संबंध बताया जा रहा है कि y का जो मान होगा वो x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। y का मान क्या होना चाहिए? x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये संबंध जो दर्शाया जा रहा है ये एक संबंध है। इस संबंध के जरिए हम चेक करना चाहते हैं कि जो संबंध हमने लिखा क्या उसमें एक भी हमको एलिमेंट प्राप्त हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा है। अब ध्यान समझिएगा। अब ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया x का मान क्या क्या पॉसिबल, तो इसमें से कोई भी x का मान होगा। हम संबंध जो दर्शा रहे हैं वो एक ए के साथ ए का संबंध दर्शा रहे। समझने की कोशिश करना है सभी बच्चे को। यहाँ पर ए के साथ ए का संबंध है। अब यहाँ पर x का भी मान ए से ही निकलेगा और y का भी मान किससे होगा? ए से ही आएगा। इसलिए कि अगला कोई यहाँ पर समुच्चय नहीं लिया है, सिर्फ एक ही समुच्चय लिया है ए, और ए के साथ ही ए का संबंध बताने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर x का बात करते थे। मान लेते हैं कि x का मान यहाँ पे 2 रख दिए, तो x का मान बताया जा रहा है। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। y का मान कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब यहाँ पर खुद सोच के देखिए कि अगर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 4 होना चाहिए, और ये y भी इसी से होना चाहिए, इसलिए कि a के साथ a का ही संबंध है। इसमें 4 कहीं पर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये x का मान 2 पॉसिबल
नहीं होगा। ये बात क्लियर है। अब x का मान अगर 3 रखते हैं, x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 9 आएगा। और 9, ये जो y का मान 9 आया है वो a में ही रहना चाहिए। तो a में कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। मतलब ये 3 पर ही पॉसिबल नहीं है। 5 भी रखेंगे तो 25 हो जाएगा, जो 25 इसमें नहीं है। 6 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, मतलब 36 भी इसमें नहीं है। 7 रखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं है। ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाता अगर यहाँ पर इसमें एक और एलिमेंट जोड़ देते, क्या, 4। मतलब क्या होता है कि अगर x का मान 1 रखते तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। और 4 इसमें रहता तो यहाँ पर 2 कोमा कितना, 4 हो जाता। इसका यहाँ पर संबंध में एक एलिमेंट मिल जाता, जिसके कारण ये रिक्त संबंध नहीं कहलाता। एक एलिमेंट मिलता ना, यहाँ पर 2 कोमा कितना हो जाता, 4 हो जाता। अगर 4 इसमें रहता तब तो ये रिक्त नहीं कहलाता, इसलिए इसमें कुछ एलिमेंट मिल जाता। लेकिन अभी यहाँ पर x का मान कुछ भी रखेंगे और y का जो मान आएगा जो इसमें अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट हम लोग को नहीं मिलेगा। और जब R में कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं। और फाई को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं, या रिक्त यहाँ पर संबंध, रिक्त संबंध हम लोग कहेंगे। क्लियर है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करें, अच्छे समझने की कोशिश करना है और कभी भी कहीं पर गलती नहीं करना है समझने में। कहीं पर कुछ डाउट है तो जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं फिर से, एक समुच्चय हमने ले लिया, एक संबंध दर्शाने की कोशिश करें, ए के साथ ए का संबंध। क्लियर है। संबंध में हम क्या लिखे हैं कि हम पहले ही बताए थे कि यहाँ पे 2 समुच्चय रहता, अगर ए और बी 2 समुच्चय रहता तो एक समुच्चय लेते हैं x वाला मान a से लेते हैं, y वाला मान b से लेते हैं। लेकिन हम a के साथ ही a का संबंध दर्शा रहे हैं, यहाँ पे a डैश b लिखते, तीर का निशान देके b लिखते, मतलब पहला x का मान इस a से लेते हैं, दूसरा यहाँ पर b से लेते। लेकिन a के साथ एक ही का संबंध दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि x वाला भी a से ही होगा, ये y वाला भी a से ही होगा। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पे x का मान इसमें से उठा कर रखेंगे तो x का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो जो y का मान आ रहा है वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। x का मान 2 रखते हैं तो 4 आएगा, तो 4 इसमें नहीं है। 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 9 इसमें नहीं है। 5 रखेंगे तो 5 5 25 आएगा, जो कि इसमें नहीं है। इसका मतलब ये है कि x के किसी भी मान के लिए y का कोई भी मान पॉसिबल नहीं हो रहा है। और जब इसमें कोई पॉसिबल ही नहीं हो रहा है तो अभी संबंध में कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा। संबंध में कोई एलिमेंट आएगा क्या, तो इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं। और जब ये फाई है, जब ये फाई है तो वैसे ही जब ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये फाई है, तो यहाँ पर जब ये फाई हो गया इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और फाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त संबंध के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जाम्पल हम लिए थे रिक्त संबंध से रिलेटेड। अगला हम लोग देखेंगे दूसरा संबंध, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल संबंध। अगला है जिसको सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग यूनिवर्सल संबंध कहते हैं। सार्वत्रिक संबंध और इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल संबंध कहते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए एक बार परिभाषा इसका देख लेते हैं। हमारी परिभाषा में क्या दिया हुआ है, तो ये परिभाषा दो, इस पर ध्यान नहीं देना, इसको लिखना भी नहीं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव के साथ क्या होता है, संबंध रखता है। ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव के साथ क्या रखता है, संबंध रखता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ये संबंध जितना भी ए क्रॉस ए का मान होगा वो सारे का सारे इस संबंध के अंदर आ जाएगा, और सारे का सारे क्या होगा, इस संबंध के अंदर आ जाएगा। चलिए अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मतलब उसमें जितना भी कार्तीय गुणन होगा, कार्तीय गुणन में जितना आएगा सब संबंध के अंदर आ जाएगा। कुछ भी नहीं आता है तो कहा जाता है रिक्त संबंध हो जाता है, और सब के सब आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलिए एक बार एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ए का मान हम डिसाइड कर लेते हैं, चलिए ए का मान है 1 2 3 4 5। चलिए ये ए का मान है, यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं। इतना सारा एलिमेंट है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे, अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ए हो गया। अब ए क्रॉस ए पहले एक बार निकाल लेते हैं। अगर ए क्रॉस ए निकालेंगे मतलब ए के साथ ही ए का संबंध, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम करते हैं, 3 तक रखते हैं, ठीक। तो ए के साथ ही ए का संबंध मतलब ए को पहले 2 बार लिख लेते हैं, तब जाकर समझ में और अच्छा आएगा।
ए के साथ ही ए का कार्तीय गुणन करना है। तो क्या बताए थे, 1 के साथ पहले तीनों का कार्तीय गुणन होगा तो 1,1, 1,2 और 1,3 हो जाएगा। फिर 2 के साथ, तीनों के साथ होगा तो 2,1, 2,2, 2,3। अब अगर 3 के साथ भी सब होगा तो 3 के साथ अगर बात करते हैं तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 3। अब ये सारे संबंध यहाँ पे आ गया, ये कार्तीय गुणन हो गया। और जो ऐसा संबंध बनाना है कि ये सबके सब एलिमेंट इसमें क्या हो जाए, आ जाए, सबके सब एलिमेंट इसमें आ जाए। अब देखो किसी भी तरीका से अगर दिमाग लगाते हैं तो ये सबके सब एलिमेंट आना पॉसिबल है क्या, ये सबके सब एलिमेंट आना पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है। अब किस केस में पॉसिबल है थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। हम एक ऐसा संबंध लेने जा रहे हैं, हम एक ऐसा संबंध लेने जा रहे हैं जिसमें ये सारे चीजें पॉसिबल हो सकता है, ये सारी चीजें क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। वो कैसे, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं एक संबंध x, y सच दैट। अब x y में ऐसा रिलेशन ढूंढना है कि ये सारे संबंध क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए। अब यहाँ पे देखिए x बराबर एक y ले लेते हैं, क्लियर है, और एक y बराबर x प्लस 1 ले लेते हैं और एक y या करके लिख लेते हैं, ठीक, या y बराबर x प्लस 2 ले लीजिए। इसमें से कोई भी y का मान पॉसिबल होगा, वो इस रिलेशन में बताने की ये कोशिश कर रहा है कि x बराबर y बराबर x भी पॉसिबल है, y बराबर x प्लस 1 भी पॉसिबल है, या y बराबर x प्लस 2 भी पॉसिबल है, ठीक। अब यहाँ से संबंध जब लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, अब यहाँ पर ध्यान दें, जब x का मान इसमें से, यहाँ पर देखिए x बराबर 1 तो x का मान जब 1 रखेंगे तो y का भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। जब x का मान 2 रखेंगे तो y का भी मान कितना आएगा, 2 आएगा। जब x का मान 3 रखेंगे तो y का भी मान कितना आएगा, 3 आएगा। अब अगला वाला से निकालते हैं, हो सकता है कहीं पर मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन इसको चेंज भी हम लोग कर सकते हैं, गलती होगा तो हाँ 3 रखेंगे तो y का मान 4, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। चलिए ठीक है, अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान क्या करते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, x का मान 1 पे y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। x का मान अगर 2 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा। x का मान अगर 3 रखते हैं तो y का मान 4 पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए कि ये समुच्चय में 4 नहीं है। अब अगला वाला आ जाते हैं, x का मान यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, अब x का मान अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, y का मान 4 पॉसिबल नहीं है। तो इतना सारे एलिमेंट आए। अब चेक करते हैं कि क्या सारे एलिमेंट इसमें है, क्या सारे एलिमेंट इसमें है, कुछ छूट रहा है, कुछ हिस्सा क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है। कौन कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसके लिए यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, प्लस माइनस ले लेते हैं। अब सारे के सारे आ जाएगा, अब इसमें सारा का सारा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे सारा का सारा आ जाएगा। अब एक बार प्लस वाला ले चुके हैं, एक बार क्या करेंगे, माइनस वाला ले लेंगे। मतलब x का मान यहाँ पे माइनस वाला लेंगे, x का मान ले कि 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा, 0 होगा। 0 यहाँ पर आएगा समुच्चय में, तो पॉसिबल नहीं होगा। अब x का मान अगर 2 रखेंगे, x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये पॉसिबल है। x का मान अगर 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटेगा, तो x का मान 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, तो ये भी पॉसिबल है। और ले सकते हैं, अब इसमें और पॉसिबल नहीं होगा, 4 रखेंगे तो 4 में से 1 घटेगा, हाँ एक और पॉसिबल है। अगर x का मान 4, लेकिन 4 का पॉसिबल ही नहीं, x में 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से दूसरा वाला यूज कर सकते हैं, माइनस वाला, तो यहाँ से यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं x का मान 1 रखते हैं तो निगेटिव में आएगा, निगेटिव में इसमें है नहीं। x का मान 2 रखते हैं, यहाँ पे x का मान 2 रखें तो 0 आएगा, जो कि पॉसिबल होगा नहीं। अब यहाँ पे आगे अगर x का मान यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, 3 को मान। अब आई थिंक सब आ गया होगा, अब चेक कर सकते हैं। अब सारे एलिमेंट इसमें का आ चुका है, इसमें जितना भी है वो सारे इसमें आ गया। मतलब r किसके बराबर हो गया, तो r a क्रॉस a के बराबर हो गया। जब ऐसा होगा तभी जाके r को हम लोग क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। तो सार्वत्रिक संबंध तभी कहेंगे जब a क्रॉस a का मान निकालने के उसमें जितना भी एलिमेंट आए तो हम कोई ऐसा संबंध बनाए
जिसमें उस संबंध में जितना भी ए क्रॉस ए में एलिमेंट है सब एलिमेंट इसमें क्या हो जाए, आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो उस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। तो इस केस में सार्वत्रिक संबंध तभी पॉसिबल है जब y बराबर x भी ले, y बराबर प्लस माइनस 1 भी ले, y बराबर x प्लस प्लस माइनस 2 भी ले। तो ये सब लेंगे पॉसिबिलिटी, तभी जाके ये सार्वत्रिक संबंध बन सकता है। तो ये हम एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया आपको। अब हम लोग देखेंगे आगे। ये समझ में आ गया? किसी पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और भी एग्जांपल हम लोग लेंगे जिससे समझ में आ जाए। सार्वत्रिक संबंध वैसा संबंध होता है जो कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए निकालते हैं तो संबंध के ही बराबर हो जाए। मतलब कार्तीय गुणन का जो मान निकाले, ऐसा संबंध लिख दे जिस संबंध में जितना भी कार्तीय गुणन में आया सारा एलिमेंट आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। और जब ऐसा कोई संबंध लिखे, ऐसा कोई संबंध लिखे जिसमें एक भी एलिमेंट संबंध में ना आए, जिसमें एक भी एलिमेंट संबंध में ना आए, तो वैसा संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त संबंध के नाम से जानते हैं। वैसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त संबंध के नाम से जानते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा वेट कर लें। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। ये दो प्रकार के अभी तक हम लोग ने संबंध को देखा। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, एक तो सार्वत्रिक संबंध हो गया, एक हम लोग का रिक्त संबंध हो गया। फिर चलने लगा। चलिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने वाले हैं दोनों संबंध के बारे में। एग्जाम्पल को सभी को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, तब जाके हम लोग समझेंगे। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी का समुच्चय है। देखिए एक स्कूल है और एक उसमें एक समुच्चय बनाया गया है। उस समुच्चय में बोला जा रहा है इसमें कौन लोग हैं, सिर्फ बालक है। वो पता है कि स्कूल के अंदर जो होते हैं बालक बालिका दोनों होते हैं, लेकिन हम लोग एक समुच्चय ले रहे हैं जिसमें सिर्फ क्या है, लड़के हैं। बालक मतलब सिर्फ में क्या है, लड़के हैं। विद्यार्थियों का एक समुच्चय है। अब एक ऐसा समुच्चय ले लिए है जिसमें सिर्फ विद्यार्थी है, विद्यार्थी में कौन है, लड़के हैं। ठीक है, इतना बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे एक संबंध दिया हुआ है, आर संबंध लिखा हुआ है कि आर जो संबंध है ए कोमा बी सच दैट ए बी के क्या है, बहन है। ए बी के क्या है, बहन है। अब ये बताने की कोशिश द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है, ऐसा हम लोग को
दिखाना है कि ये जो संबंध है कैसा संबंध है, रिक्त संबंध है, मतलब इस संबंध में कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है, इस संबंध के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है। तो बताने की कोशिश किया जा रहा है कि ये कैसा है, तो ये रिक्त संबंध है। क्लियर है? अब ये रिक्त संबंध कैसे है हम लोग को समझना है। देखिए हमको पता है कि जो संबंध दर्शाया जा रहा है ए टू ए ही दर्शाया जा रहा है, मतलब ये एक्स वाला एलिमेंट भी ए से ही होना चाहिए, और ये वाई वाला यहाँ पर एक्स वाई यूज नहीं किया, यहाँ पर ए भी यूज किया है, ये भी ए से ही होना चाहिए और ये भी किससे होना चाहिए, ए से ही होना चाहिए। इतना बात तो क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये भी ए से और ये भी ए से होना चाहिए, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ए में कैसा एलिमेंट है, तो ए में ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें एक समुच्चय है ए जिसमें सिर्फ बालक है, बालिका नहीं है। जब सबके सब बालक ही है, जब सब उसमें सबके सब बालक ही है, तो क्या ए बी की बहन हो सकता है क्या? अब ये भी बालक ही है, ये भी बालक ही है, तो जब बालक है मतलब दोनों को दोनों लड़का ही है, तो ए बी का बहन कहलाएगा क्या? कभी पॉसिबल है क्या? जब एक समुच्चय के अंदर एक मतलब बोल सकते हैं घर के अंदर सभी के सभी भाई ही है, सभी के सभी क्या है, भाई है, या ये गांव के अंदर सभी के सभी उसमें क्या है, क्लास है, क्लास में सभी के सभी क्या है, लड़के हैं। अब उस क्लास के अंदर कोई एक इंसान दूसरे इंसान की बहन बन सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है, ये सिंपल चीज है। फिर से एक बार समझिएगा, हम बोल क्या रहे कि ए भी ए से ही है, बी भी ए से ही है, तो इसमें बोलने की क्या कोशिश किया जा रहा है कि ए जो है बी की क्या है, बहन है। हमको पता है कि ए और बी दोनों ए से ही है, और ए में कैसा है, तो ए में सबके सब बालक है, कोई भी लड़की उसमें नहीं है। तो ऑब्वियस है जब कोई लड़की ही नहीं है तो किसी एक लड़का का दूसरा कोई बहन कैसे बन सकता है? पॉसिबल तो नहीं है। इसका मतलब ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको बनाने का तरीका क्या होगा, तो बनाने का तरीका ये होगा, लिखेंगे चूंकि समुच्चय जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, समुच्चय ए में सभी विद्यार्थी बालक है, सभी विद्यार्थी क्या है, बालक है, इसलिए ए बी की बहन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ए जब बी की बहन नहीं होगा, इसलिए आर कैसा होगा, रिक्त संबंध होगा। आर कैसा होगा, रिक्त संबंध होगा। मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इसमें कोई एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा कि इसमें एलिमेंट आए, इसलिए कोई ए बी की बहन बन ही नहीं सकता, इसके अंदर कोई भी किसी का बहन नहीं बन सकता है, इसलिए सबका सब क्या है, बालक है, कोई इसमें बालिका नहीं। अगर बालक बालिका एक साथ रहता, उस समुच्चय के अंदर बालक भी रहता, बालिका भी रहता, तो ऐसा पॉसिबिलिटी था कि कोई एक लड़का दूसरे का क्या बहन हो सकता है, या कोई एक लड़की दूसरे का क्या हो सकता है, बहन हो सकता है, या भाई हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल था। लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस समुच्चय के अंदर सभी के सभी विद्यार्थी कैसा है, बालक है। बात क्लियर है? इसलिए इसमें एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा, इस कारण से इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे। क्लियर है? इसी प्रकार कोई डाउट नहीं है? आगे चलते हैं। आगे एक और संबंध दिया हुआ है जिसको आर डैश से दिखाया जा रहा है, और इस संबंध में बताने की कोशिश किया जा रहा है कि इसको दिखाना है कि ये कैसा संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है। ये कैसा संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है। अब इसको समझते हैं किस कैसे करेंगे। चलिए इधर दिखा देते हैं। अब एक संबंध को पहले लिख लेते हैं, चाहे वहां पे संबंध दिया भी है, आर डैश संबंध दिया हुआ है। तो आर डैश में ए कोमा बी दिया हुआ है, और ए और बी के बीच में एक संबंध दिया हुआ है कि ए तथा बी की ऊंचाई, ए तथा बी की ऊंचाइयां का अंतर, ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है। 3 मीटर से कम है, 3 मीटर से क्या है, कम है। तो ये एक संबंध दिया हुआ है ए और बी के बीच की ऊंचाइयों के। आप देखो ए और बी सबके सब बालक है, बालक सबको पता है कि 12 साल के जो बच्चे छोटे होते हैं उनको बालक कहते हैं, उसमें बालिका एक भी नहीं है, तो बात सबको क्लियर है, सबके सब उसमें क्या है, बालक है। बालक का ऊंचाई आपको क्या लगता है, बालक का हाइट कितना हो सकता है? यहाँ पे बात किया जा रहा है 3 फीट का, अंदाजा लगाइएगा। एक बालक होगा, बालक का ऊंचाई कितना हो सकता है, 1 मीटर का,
1.5 मीटर का, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, 1 मीटर से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 मीटर से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। संबंध में क्या कहा जा रहा है, 3 मीटर का मतलब हो गया बहुत लंबा, हमको पता है कि 1 मीटर लगभग इतना होता है, ठीक। 2 मीटर लगेंगे तो उससे किसी का मैक्सिमम हाइट 2 मीटर भी नहीं जाता, 2 मीटर से थोड़ा कम ही रह जाता है या 2 मीटर तक जाता है, इससे ज्यादा तो हाइट होता नहीं है। अब 3 मीटर यहाँ पर बोल दिया है कि ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर कितना, 3 मीटर से कम है। अब देखो सबका ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा, सबका ऊंचाइयों का अंतर कितना हो लंबा बालक होगा, कितना हो लंबा बालक होगा तो 2 मीटर से ज्यादा का नहीं होगा, कितना हो बालक लंबा होगा तो 2 मीटर से ज्यादा का नहीं होगा। अब कितना हो छोटा बालक होगा तो 1 मीटर या 1 मीटर से छोटा हो सकता है, बालक में 1 मीटर छोटा भी हो सकता है, मान लेते हैं कि 0.5 मीटर का ही बालक है, इससे कम लंबाई का तो बालक नहीं मिलेगा। 0.5 मतलब इतना ही हो रहा है, लगभग इतना हो रहा है, इतना छोटा, इससे छोटा तो बालक कोई नहीं होगा, तो सबसे मिनिमम इतना छोटा हो सकता है और सबसे बड़ा इतना हो सकता है। अब ये दोनों का ऊंचाइयों का अंतर देखेंगे, 2 में से 0.5 घटाएंगे तो 1.5 के लगभग आएगा, जो कि 3 मीटर से तो हमेशा कम ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जितना भी बालक होगा ए और बी के, कि जितना भी बालक होगा सबका ऊंचाई 3 मीटर से क्या होगा, कम होगा। तो इस संबंध के अंदर सारे के सारे बालक इसमें आ जाएगा, मतलब सारे का सारे संबंध में आ जाएगा, इसमें तो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं जिससे इससे ज्यादा, कोई भी 2 बालक लेंगे, कोई भी 2 बालक लेंगे, उसका अगर हम ऊंचाइयों का अंतर देखेंगे तो हमेशा 3 मीटर से कम देखने को मिलेगा। तो ये सब के सब बालक के साथ पॉसिबल है, इसलिए ऐसा संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक। यहाँ पर हम स्टेटमेंट के रूप में इसका आंसर दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे चूंकि किसी भी 2 बालक के ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम होगा। तो कोई भी बालक लेंगे उसका 3 मीटर से कम ही होगा, कभी भी अधिक नहीं होगा, मतलब सबके सब पॉसिबल केस बनेगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पॉसिबल नहीं होगा। तो जब सबके सब एलिमेंट इसमें आ जाता है तो इसलिए जब 3 मीटर सबका कम ही होगा तो ये संबंध कौन सा संबंध हो जाएगा, इसलिए R1 कैसा संबंध होगा, सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। तो R1 जो होगा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। बस इतना सा आपको लिखना है। अभी ये जो चैप्टर है ना, ऐसा चैप्टर है कि लगेगा कि हम मैथ पढ़ ही नहीं रहे, लगेगा कुछ अलग चैप्टर पढ़ रहे। ये चैप्टर जब तक चलेगा, और ये चैप्टर समझना बहुत बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि एक एक बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2 प्रकार के हम लोग अभी संबंध पढ़े थे, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, जिससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ था जिसका हम लोग डिस्कशन किए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अब आते हैं नया संबंध पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सौतुल्य संबंध पढ़ने वाले हैं, सौतुल्य संबंध के बारे में पढ़ने वाले। ये सौतुल्य संबंध क्या होता है, अच्छे से हम लोग पहले डिफिनेशन की ओर देखेंगे और तब जाके इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब बात किया जा रहा है समुच्चय ए एक परिभाषित संबंध R सौतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग टू ए, मतलब ए समुच्चय के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट को दर्शाता है कि ये बिलोंग दिखाता है कि उसके अंदर है। तो एक संबंध जितना भी ए एलिमेंट होगा सबके सब किस में, ए में बिलोंग करेगा, सबके सब किस में करेगा, ए में बिलोंग करेगा। करने के लिए ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। एक ऐसा संबंध बनना चाहिए जो ए कोमा ए किससे, आर से संबंध रखना चाहिए। इसको एग्जाम्पल समझते हैं और बहुत अच्छे से भी हम लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एक हमको एक समुच्चय दिया हुआ है, वो जो समुच्चय है वो समुच्चय में एलिमेंट दिया 1 2 3 और एक संबंध दिया हुआ है। इस संबंध में एलिमेंट दिया हुआ है
1,2, 1,1, 2,2 और 3,3, 3,3। चलिए इसको हटा देते हैं 3,3 को। अब हमको ये देखना है कि ये जो संबंध दिया हुआ है, क्या ये संबंध सौतुल्य है? क्या ये संबंध सौतुल्य संबंध है? हमको ये समझना है। अब इसको कैसे समझेंगे? अब यहाँ पे बोला क्या है कि इसमें ए मतलब हो गया कि क्या, ये स्मॉल वाला ए का मतलब क्या है? इसमें जो भी एलिमेंट है उसको इंडिकेट करता है। 1, 2 और 3 लिखा है। प्रत्येक मतलब सबका यूज करना है, जो कि ये ए से बिलोंग कर रहा है, सब ए के ही अंदर है ना, सबके सब किससे? ए के अंदर है। क्लियर है? ए बिलोंग टू ए का मतलब यही है कि ये स्मॉल ए इसके एलिमेंट को बता रहा है और ये सबके सब ए के अंदर है, यही चीज यहाँ पर दर्शा रहा है। अब ये कह रहा है कि इसमें जितना भी ए होगा वो सब के सब रिलेशन में 1,1 के रूप में दिखना चाहिए। मतलब क्या है, अगर 1 है तो 1,1 रिलेशन के अंदर दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे इसमें 2 भी है तो 2,2 रिलेशन के अंदर दिखना चाहिए। अगर 3 है तो 3,3 भी रिलेशन के अंदर दिखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि 1,1 तो रिलेशन में दिख रहा है, मतलब जो भी एलिमेंट रहेगा वो सेम के साथ यहाँ पर इसका समुच्चय हमको दिखना चाहिए। 2,2 दिख रहा है लेकिन ये 3,3 नहीं दिख रहा है। जब इसमें ये 3,3 नहीं है, इस कारण से ये संबंध सौतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। इस कारण से इसमें अगर 3,3 भी रहता तो कैसा संबंध होगा? सौतुल्य हो जाता। तो हमको लिख सकते हैं, इसको R1 लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे R1 सौतुल्य संबंध नहीं है, सौतुल्य संबंध नहीं। क्लियर है? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और संबंध ले लेते हैं जिसमें 1,1 है, 3,2 है, 2,2 है और 3,3 है। कोई भी एक छूट जाएगा तो फिर वो सौतुल्य नहीं होगा। अब इसमें देखिए 1,1 है, हमको 2 एलिमेंट है तो 2,2 भी मिलना चाहिए, वो भी है। 3 एलिमेंट है 3, बाकी स्टार है उससे कोई मतलब हमको नहीं है। लेकिन ये तीनों के तीनों होना चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए। जब ऐसा मिले तो उस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? सौतुल्य संबंध कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सौतुल्य संबंध। मतलब ये जो R2 है ये क्या है? सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है। क्लियर है? सौतुल्य संबंध में आपको किसी प्रकार कोई डाउट तो नहीं है? और किसी प्रकार कोई डाउट होता पूछ सकते। इसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा, मान लो 3 वो है, जितना भी रहेगा तो सबका सारे एलिमेंट का सेम के साथ यहाँ पे एक रिलेशन होना चाहिए। 1 के साथ 1 का, 2 के साथ 2 का, 3 के साथ 3 का। अगर कोई एक मिसिंग होता है तो फिर वो सौतुल्य संबंध नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए बोल रहा है कि अगर समस्त में से अगर कोई 2 एलिमेंट है, एक A1 A2 है, तो अगर उस संबंध के अंदर A1 A2 है तो उस संबंध के अंदर साथ साथ A2, A1 भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर उस संबंध में A1, A2 उस संबंध के अंदर है तो उसका उल्टा भी उस संबंध के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? तब उसको हम लोग सम्मित संबंध कहेंगे। क्लियर है? चलिए इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है B, C, D। क्लियर है? अब इसमें आ जाते हैं, एक रिलेशन लेते हैं R1 जिसमें B के साथ C का संबंध है, B के साथ B का संबंध है, C के साथ C का संबंध है और C के साथ D का संबंध है। अब इसको चेक करना है कि ये जो संबंध है R1 जो संबंध है क्या सम्मित है कि नहीं है। तो इसके लिए ध्यान कहाँ पे देना है? अलग अलग 2 एलिमेंट वाला पे, जिसमें अलग अलग सेम वाला को छोड़ के भी चलना है, अलग अलग। इसमें अलग अलग दिख रहा है, एक B है एक C है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर B, C इसके अंदर है तो इसका उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए। इसके उल्टा भी मतलब C, B भी होना चाहिए। तो ढूंढते C, B कहीं है क्या? नहीं है। तब अगर ऐसा नहीं है
तो ये संबंध सममित संबंध नहीं कहलाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस संबंध के अंदर B, C है तो ये अगर इसका उल्टा भी इसमें होना चाहिए, मतलब C, B भी इसके अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं है। इस कारण से ये सममित संबंध, बाकी को आगे चेक करने की ही जरूरत नहीं है, ये सममित हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? एक बार यहाँ पर लिख के दिखा देते कैसे लिखेंगे। चूंकि B, C बिलोंग कर रहा है किससे? R1 से। ये R1 के अंदर है तो इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग, मतलब इसके अंदर है। बट ऐसे लिख सकते हैं, बट या लेकिन C, जो B है नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग मतलब क्या? उसके अंदर नहीं है R1 के। अगर ऐसा एक भी एलिमेंट मिल जाता है कि जो B, मतलब C इसमें है और उसको उल्टा वाला उसमें नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो जो संबंध होगा वो सममित संबंध नहीं होगा। इसलिए R1 जो हो जाएगा सममित नहीं होगा। R1 जो है सममित संबंध नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? किसी के पास कोई डाउट नहीं है? अगर हमसे ये कोई पूछ दे क्या R1 समतुल्य है, क्या ये R1 अभी हम जो समतुल्य पढ़े, क्या R1 संबंध समतुल्य है क्या? तो उसका भी आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? इसलिए समतुल्य का मतलब क्या बताए कि इसमें जितना भी एलिमेंट है सबके अपने साथ होना चाहिए, मतलब B के साथ B होना चाहिए, C के साथ C होना चाहिए, D के साथ D होना चाहिए। तो देखिए B के साथ B है, C के साथ C है, लेकिन D के साथ D इसमें नहीं है, तो ये समतुल्य भी नहीं है। क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं चूंकि D, D बाकी सब तो है, यही वाला मिसिंग है। D, D नॉट बिलोंग टू R1, D, D R1 के अंदर नहीं है, इसलिए ये क्या बनेगा? R1 जो है समतुल्य भी नहीं है, समतुल्य भी नहीं है, समतुल्य भी नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए एक और हम यहाँ पे संबंध लिखने जा रहे हैं और उसको चेक करते हैं कि वो समतुल्य है या सममित है कि नहीं है, चेक करेंगे। यहाँ पे एक R2 संबंध लेते हैं। यहाँ पे एक R2 संबंध लेते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे R2 संबंध लेते हैं, एक संबंध लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक है B, C, एक है B, B, उसके बाद है D, D, उसके बाद है C, B, उसके बाद है C, C। अब ध्यान समझिएगा, सबसे पहले चेक करते हैं ये जो R2 है वो समतुल्य है क्या? यहाँ पर C, C है, ठीक। जो ये R2 संबंध है वो समतुल्य है क्या? तो R2 जो समतुल्य के लिए क्या देखना है कि जितना भी एलिमेंट इसमें है सबके साथ अपने साथ संबंध होना चाहिए। B के साथ B का तो B के साथ B का संबंध दिख रहा है, C के साथ C का तो C के साथ C का संबंध दिख रहा है, D के साथ D का D के साथ D का संबंध दिख रहा है, मतलब जितना भी एलिमेंट है सबका अपने साथ संबंध इसमें है। इस कारण से ये क्या बन जाएगा? लिख देंगे चूंकि B, B, क्या C, C, D, D ये सबके सब बिलोंग कर रहा है R2 से, ये सबके सब बिलोंग कर रहा है R2 में है। इस कारण से ये जो R2 होगा वो क्या होगा? समतुल्य हो जाएगा। समतुल्य है, क्या है ये? समतुल्य है। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये सममित है, क्या ये सममित है? आप देख कर बता सकते हैं कि ये सममित है कि नहीं है। तो अब हम लोग को ये देखना है कि ये सममित है कि नहीं। इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए ढूंढना है जो सेम वाला नहीं, सेम के साथ सेम का संबंध देखना ही नहीं। सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है B, C है, तो अगर इसमें B, C है तो हमको क्या ढूंढना है? तो हमको इसका उल्टा ढूंढना है। तो C, B क्या है क्या इसमें, यही ढूंढना है। तो देखिए B, C है तो C, B आपको दिख रहा है यहाँ पे। और कोई अलग वाला है क्या? और कोई अलग वाला नहीं है, बस यही है अलग वाला। जितना भी अलग वाला रहेगा सबका उल्टा ढूंढेंगे। जितना भी अलग वाला रहेगा, जैसे कि इसमें हम देख रहे थे, इसमें B, C को देख रहे थे तो C, B भी होना चाहिए था, और यहाँ पर C, D भी दिया हुआ है तो इसके अंदर D, C भी होना चाहिए था, तभी जाके ये क्या बनता?
सम्मित बनता। सिर्फ ये इसका उल्टा देने से नहीं होता, इसमें इसका भी उल्टा देना पड़ता है। तो जितना भी अगर अलग वाला दिया रहेगा तो उसका उल्टा उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होता है, सम्मित होता है। क्लियर है? चलिए तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है R2 से और सी कोमा बी बिलोंग कर रहा है R2 से, मतलब ये दोनों को दोनों बिलोंग कर रहा है। इस कारण से ये जो R2 संबंध है वो क्या है, सम्मित है। सम्मित है, ये R2 जो संबंध है क्या है, सम्मित है। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हमको अब तक लग रहा होगा कि अब किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। अगला है संक्रामक। ये तीन संबंध नम इंपॉर्टेंट रखता है, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक। सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों संबंध आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। यही संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए आ जाते हैं, इसका क्या परिभाषा दिया हुआ है। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि समस्त, ये तीनों के तीनों A1 B1, मतलब इसमें तीन अलग अलग एलिमेंट देखना है समुच्चय के अंदर। अगर ये तीनों के तीनों इसके अंदर है तो इसमें ध्यान क्या देना है कि A, B बिलोंग कर रहा है R से, तो ढूंढना है यहाँ पर दूसरा वाला घटक देखना है A2। A1 A2 बिलोंग कर रहा है R से, तो फिर ढूंढना है कि A2 के साथ और कोई तीसरा है क्या। तो अगर A2 के साथ और कोई तीसरा है, वो बिलोंग कर रहा है R से, तब A1, A3 भी बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। तब A1, A3 भी बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। तभी जाके वो संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। तब जाके वो संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। अब इसको भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। हम एक एक समुच्चय लेते हैं, इसमें एलिमेंट हम यही ले लेते हैं 1 2 3 4। अब एक संबंध लेते हैं जिसका नाम हम R1 दे देते हैं। एक संबंध लेते हैं जिसका नाम हम R1 दे रहे हैं। क्लियर है? तो अगर ये संबंध हम R1 ले रहे हैं, अब इसमें करना क्या है कि हम कुछ संबंध लिखने जा रहे हैं। एक है 1,3, दूसरा है 3,3, तीसरा है 3,4, बस इतना पर एंड करते हैं। क्या ये संबंध क्या है, संक्रामक है? तो देखिए इसमें कोई तीन अलग अलग तत्व लेना है, तीन अलग अलग तत्व लेना है, तीन अलग अलग। अब देख सकते हैं इसमें तीन अलग अलग तत्व कहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले अगर देखेंगे 1,3 दिख रहा है, तो फिर 3, कुछ ढूंढते, इसमें 3,3 हो जा रहा है, मतलब इसमें दो ही तत्व आ रहा है, 1 और 3, तो इसको छोड़ेंगे। 1,3 है, यहाँ पर 3, कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो इसको साथ लेंगे। ठीक, अगर 1,3 और फिर दूसरा वाला घटक कहीं पर शुरुआत हो रहा है, फिर तीसरा एक अलग है, तो वही तीनों को सेलेक्ट करना है। किसको किसको, तो यहाँ पर 1, 3 और 4 को, मतलब 1,3 है, 3,4 भी है। तो अगर 1 के साथ 3 का संबंध है और 3 का संबंध 4 के साथ है, तो हमको क्या ढूंढना है, 1 के साथ फिर 4 का संबंध भी इसमें हमको दिखना चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा, संक्रामक होगा। सिंपल चीज है कि जब 1 के साथ 3 का और फिर 3 के साथ 4 का, तो ये पहला वाला का अंतिम वाला के साथ संबंध दिखना चाहिए उसके अंदर। अगर वो नहीं दिखता है तो फिर ये संक्रामक नहीं होगा। अगर वो नहीं दिखता है तो फिर ये संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर वही चीज, वही दिक्कत हो रहा है। लिख सकते हैं चूंकि 1,3 बिलोंग कर रहा है R1 से तथा 3,4 बिलोंग कर रहा है R1 से, लेकिन दिक्कत कहां पे हो रहा है, बट या लेकिन ये अब 1,3 3,4 का अब क्या होना चाहिए, 1,4 जो होना चाहिए था इसके अंदर होना चाहिए था, और इसके अंदर नहीं है, R1 के अंदर नहीं है, जिसके कारण ये जो R1 संबंध होगा वो संक्रामक नहीं होगा। जिसके कारण ये जो R1 संबंध होगा वो संक्रामक नहीं होगा। लिख सकते हैं R1, इसलिए R1 जो है वो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्लियर हो गया?
अब यही समुच्चय में बस एक एलिमेंट एक्स्ट्रा कर दे, क्या कर दे, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा कर दे, हम सेम ही रख रहे हैं 1,3, एक दिया है 3,3 और एक दिया हुआ है 3,4 और इसमें एक ला दे 1,4, 1,4 ला दे। अब ये संक्रामक बन गया, क्यों, इसलिए 1,3 और 3,4 इसमें है तो 1,4 इसमें रहना चाहिए जो कि इसमें है। अगर ऐसा हो जाता है यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि 1,3 बिलोंग कर रहा है R1 से तथा R2 है R2 से, इसको R2 ले लेते हैं, ठीक, और 3,4 बिलोंग कर रहा है R2 से। यहीं पर यही चीज ध्यान देना, 1,3 तक फिर 3, कुछ ढूंढना है, 3,4 इसके अंदर है, तब ये शुरू वाला इसके अंत वाला इसमें होना चाहिए। तो शुरू वाला में 1 है, अंत में क्या है, 4 है, ये बिलोंग करना चाहिए इसके अंदर और ये इसके अंदर है। इस कारण से ये जो संबंध होगा क्या हो जाएगा, ये जो संबंध होगा संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो लिख सकते हैं R2 क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 संबंध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, रिक्त और सार्वत्रिक को छोड़ देते हैं, ये जो 3 संबंध हम लोगों ने पढ़ा, सार्वत्रिक संबंध, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों संबंध आपको नम जीवन में बैठा लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक हम लोग आगे देखने को मिलेगा यहाँ पे कि वैसा संबंध जो तीनों संबंध हो, सौतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो वैसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध के नाम से जानते हैं। ऐसा संबंध जो तीनों हो, सौतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो वैसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसे संबंध को क्या बोलते हैं, तो तुल्यता संबंध के नाम से जानते हैं। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग इसी के साथ एंड करेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी एग्जाम्पल है, जितना भी एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, सारे एग्जाम्पल का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। और किसी प्रकार का डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।